नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है ब्लड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं ब्लड से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको समझाऊंगा। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो आर्मी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर ये प्रश्न आपको आते हैं तो इसका मतलब है एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो अपन बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। अपना पहला प्रश्न है, रुधिर किस प्रकार का उत्तक होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपकला उत्तक, दूसरा ऑप्शन है संयोजी उत्तक, तीसरा ऑप्शन है पेशीय उत्तक और चौथा ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक। देखें दोस्तों, उपकला उत्तक वो है जो बॉडी में आवरण बनाता है, कवरिंग का काम करता है। ठीक है, जो अंगों का आवरण बनाता है वो उपकला उत्तक है। दूसरा उत्तक है संयोजी उत्तक, जो बॉडी को जोड़ने का काम करता है वो संयोजी उत्तक होता है। तीसरा है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक गति करवाता है। गति करवाने का काम अपनी बॉडी में कौन करती है? मांसपेशियाँ करती है, मसल्स करती है। ठीक है, तो मसल्स है पेशीय उत्तक। चौथा तंत्रिका उत्तक है, ये सूचनाओं को या आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। अब अपन बात करते हैं कि रुधिर क्या है, ब्लड क्या है। आपको पता है ब्लड अपने शरीर में बहता है। ब्लड अपने शरीर में बहता है। जो बहता है उसे हम कहते हैं तरल। जो बहता है उसे कहा जाता है तरल। बहने के कारण आपने देखा है बॉडी में अपने कहीं भी चोट लग जाए ब्लड ज़रूर बाहर आता है। इसका मतलब बॉडी के हर हिस्से में ब्लड बहता है। ब्लड अपनी बॉडी के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है और जो जुड़ा हुआ है वो जोड़ने का काम करता है और जोड़ने का काम करता है, इसलिए रुधिर कौन सा उत्तक हो जाएगा? संयोजी उत्तक। तो देखो अपना इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक। अगर अपने कंप्लीट देखें तो ब्लड एक प्रकार से तरल संयोजी उत्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव में सामान्यतः रुधिर की मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 लीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 लीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 से 5.5 लीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 12 लीटर। देखो दोस्तों, अपनी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे मिलता जुलता ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन 5 से 5.5 लीटर। साथ में मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ ब्लड की मात्रा की। ये अगर अपने को लीटर में पूछा है ना तब उत्तर होगा 5 से 6 लीटर। अगर अपने से पूछे ना कि बॉडी में कितने प्रतिशत ब्लड होता है तो ध्यान रखना बॉडी के वजन का 7 से 8% ब्लड होता है। फिर अगर अपन देखें अगर कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना ब्लड होता है तो ध्यान रखना महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 500 ml ब्लड कम पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 500 ml ब्लड कम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रुधिर के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा पलीहा, चौथा है ग्लूकोज। देखो दोस्तों, जो रुधिर है ना, ब्लड है ना, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक इसका तरल भाग, तरल का मतलब जो बहने वाला भाग है, और दूसरा इसका ठोस भाग। देखो ब्लड के अंदर जो ठोस है ना वो इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी? एक आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेताणु और प्लेटलेट्स का मतलब डिंबाणु। ये तीन कोशिकाएं, तीनों कौन सा पोर्शन है? ठोस पोर्शन। इसको छोड़कर जो ब्लड के अंदर है ना वो तरल भाग है। ब्लड के तरल भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। ये कुल रुधिर का 55% होता है।
जितना भी बॉडी के अंदर ब्लड है उसका 55% क्या है, प्लाज्मा है। अब देखो दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है, प्लाज्मा का 90% जल होता है। प्लाज्मा का 90% क्या होता है, जल होता है। और प्लाज्मा का शेष 10% है ना, इस 10% में बाकी सारी चीज़ें होती है जो आपने सुन रखी है। इनमें आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि एक तो इसमें पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा ध्यान रखना, हार्मोन भी इसी में पाए जाते हैं, खनिज लवण भी इसी में पाए जाते हैं। खनिज लवण का मतलब मिनरल्स, ये भी इसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें तो जितने भी शर्करा है, शर्करा इस ब्लड के अंदर किस रूप में पाई जाती है, ग्लूकोज के रूप में। वसा है, ब्लड के अंदर वसा किस रूप में पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती है। अब अपने को याद रखना है कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन कौन सा है। तो देखो, प्लाज्मा में सबसे पहले जो नाम लिखवा रहा हूँ, ए, अंग्रेजी में ए पहले आता है ना, तो ए से शुरू होगा एल्ब्यूमिन। ये प्लाज्मा में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो दूसरा अगर अपन देखें तो प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ये दो नाम आप विशेष कर याद रखना। एल्ब्यूमिन ब्लड में परासरण को कंट्रोल करता है, जबकि ग्लोब्यूलिन डब्ल्यूबीसी के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रुधिर के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रुधिर के तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन ल्यूकोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन थ्रोम्बोसाइट्स, चौथा ऑप्शन सभी। देखो दोस्तों, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है आरबीसी। क्यों कहते हैं, अगर आप कहीं भी इरिथ्रो शब्द पढ़ो ना, इसका मतलब निकाला करो आप लाल। लाल के लिए अपन क्या शब्द काम में लेते हैं, इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। आप कहीं ल्यूक शब्द पढ़ो ना, इसका मतलब होता है सफ़ेद। और सफ़ेद कोशिका कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। जैसे हमने यहाँ देखा ना, इरिथ्रोसाइट्स में इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और ब्लड में लाल कोशिका कौन सी है, आरबीसी। ऐसे देखो, आप यहाँ शब्द देख रहे हो थ्रोम्बो। थ्रोम्बो शब्द का मतलब होता है थक्का। थक्का बनाने का काम कौन सी कोशिका करती है, प्लेटलेट्स। तो ये तीनों कोशिकाओं के नाम हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। पूछा क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन फेफड़ों में, दूसरा ऑप्शन हृदय में, तीसरा ऑप्शन अस्थि मज्जा में, चौथा ऑप्शन आंखों में। देखो दोस्तों, आरबीसी के निर्माण की बात कर रहा है, तो आरबीसी दोस्तों सबसे पहले तो बनना शुरू होती है अंडपीठ में। डिटेल में बात कर रहा हूँ मैं। अंडपीठ में कब बनती है, अंडे का ही भाग है अंडपीठ। अंडपीठ में बनती है प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में। जो प्रारंभिक भ्रूण अवस्था है ना, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है अंडपीठ में। बाद की जो भ्रूण अवस्था है ना, उस समय आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में, बाद में। तो ये दो जगह तो ऐसी हो गई जहाँ आरबीसी बनती है, कब, भ्रूण अवस्था में। अब अगर अपन बात करें जन्म के बाद, अगर अपन जन्म के बाद की बात करें, तो आरबीसी बनती है लंबी अस्थियों की अस्थि मज्जा में। किस में बनती है, लंबी अस्थियों की अस्थि मज्जा में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो। तो आरबीसी का निर्माण इस ऑप्शन में देखें, फेफड़ों में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, आंखों में, तो यहाँ तो अपने को क्या दिखाई दे रहा है, अस्थि मज्जा दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ की जगह, ये दे दे कि प्रारंभ कहाँ होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण प्रारंभ कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछ लेना, तो
तो राइट आंसर हो जाएगा अंडपीत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 10 से 13 दिन, 120 दिन, 4-5 दिन और 5-7 दिन। देखो दोस्तों, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। हम दिन काउंट करते हैं एक तो सप्ताह में, एक अपन दिन काउंट करते हैं पखवाड़े में, पखवाड़ा, एक अपन दिन काउंट करते हैं महीने में, महीना। ठीक है, अब देखो सप्ताह भर, याद रखने का फंडा बता रहा हूँ, तीनों कोशिकाओं का जीवन काल, सप्ताह भर का जो जीवन काल है ना वो होता है प्लेटलेट्स का, सप्ताह भर या उससे भी कम। ऐसी पखवाड़े भर का जो जीवन काल होता है ना वो होता है डब्ल्यूबीसी का, या पखवाड़े से भी कम। ऐसे 4 महीने का जीवन काल होता है आरबीसी का। अब देखो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है ना वो सामान्य होता है 10 से 13 दिन। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो सामान्य होता है 4 से 5 दिन। यहाँ पूछा किसका है? आरबीसी का। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 4 महीने, 4 महीने यानी 120 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है? पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन, चौथा है फाइब्रिनोजन। देखो दोस्तों, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये ग्लोबुलिन नहीं है, ये है ग्लोब्यूलिन। देखो सजीव होते हैं ना, सजीवों में रंग निर्धारण का काम करते हैं वर्णक। तो अगर अपन बात कर रहे हैं कि रुधिर का लाल रंग कौन है, कौन प्रदान करता है, तो आंसर होगा कि उसके पीछे 100% कोई वर्णक जिम्मेदार होगा। देखो ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये तीनों के तीनों, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये तीनों के तीनों प्रोटीन हैं। देखो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है और एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। एंटीबॉडी बनाने में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम उपयोग होता है। जबकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ना दोस्तों, ये रुधिर का थक्का बनाने वाले प्रोटीन है। तो बचा क्या? बच गया हीमोग्लोबिन, ये एक वर्णक है। ध्यान रखना दोस्तों, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। साथ में ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो वर्णक होते हैं ना, वर्णक के केंद्र में एक धातु होती है। वर्णक होगा उसके पास, उसकी संरचना में एक धातु जरूर होगी। प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन थ्रोम्बोसाइट, दूसरा इरिथ्रोसाइट, तीसरा ल्यूकोसाइट। मैं बता चुका हूँ कि ल्यूक शब्द का मतलब होता है सफ़ेद, साइट्स का मतलब होता है कोशिका। सफ़ेद रंग की कोशिका कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। जबकि इरिथ्रो मतलब लाल होता है, तो इरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया आरबीसी। थ्रोम्बो का मतलब थक्का होता है, तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब हो गया प्लेटलेट्स। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 120 दिन, दूसरा 4 से 5 दिन, तीसरा 14 से 15 दिन, चौथा ऑप्शन है 600 दिन। देखो डब्ल्यूबीसी है सेकंड वाली, मैं आपको बता चुका हूँ इसका जीवन काल लगभग पखवाड़े के बराबर होगा। और एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, तो 15 दिन के आसपास का ऑप्शन यहाँ कौन सा है? 14 से 15 दिन। वैसे अगर अपन देखें तो एज पर एनसीईआरटी कितने दिन दिए हुए? 10 से 13 दिन दिए हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रुधिर प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। थ्रोम्बो शब्द दिख रहा है आपको दोस्तों इसमें, इसका मतलब थ्रोम्बोसाइट। ये कंसेप्ट अपन क्लियर कर चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, दूसरा 5 से 7 दिन, तीसरा 20 से 22 दिन, चौथा ऑप्शन है 1 से 5 दिन। देखो आरबीसी का जीवन काल महीनों का, यह आरबीसी का जीवन काल है। फिर पूछा है पिछले प्रश्न में देख चुके हैं
कि WBC का जीवन काल होता है पखवाड़े का। पूछा किसका है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है लगभग सप्ताह भर का। सप्ताह भर के आसपास का ऑप्शन अपन देखें तो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 5 से 7 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 7 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, पहला जीवाणुओं का नाश, दूसरा रक्त अल्पता, तीसरा ऑक्सीजन का परिवहन, चौथा है लोहे का उपयोग। ठीक है, देखो जीवाणु का 4 ऑप्शन है, इसमें अपन देखते हैं। जीवाणुओं का नाश करती है WBC। शरीर में कोई भी कीटाणु घुसता है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, उनको नष्ट करने का काम करती है WBC। रक्त अल्पता, RBC की कमी होती है ना दोस्तों, RBC की कमी होने पर अपन कह सकते हैं रक्त अल्पता हो गई। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, पहला ऑप्शन जिंक, दूसरा लोहा, तीसरा कैल्शियम, चौथा सोडियम। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो RBC को लाल रंग प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन लोहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन फेफड़ा, दूसरा हृदय, तीसरा यकृत, चौथा है प्लिया या क्ली। देखो रुधिर बैंक ऐसे बैंक जहाँ रुधिर संग्रहित होता है, जहाँ रुधिर का संग्रहण होता है, उसे आप क्या कह सकते हो? रुधिर बैंक कह सकते हो। देखो अपनी बॉडी के अंदर ये जो प्लिया या तिल्ली है ना, जिसे इंग्लिश में हम स्प्लीन भी बोलते हैं, ये कुछ मात्रा में ब्लड को स्टोर करता है, इसलिए हम इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्लिया है ना, केवल RBC को इकट्ठा ही नहीं करता है बल्कि RBC को नष्ट भी करता है। जो मर्द RBC है उस मर्द RBC को नष्ट करने का काम करता है प्लिया। इस कारण इस प्लिया को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज है, पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा है सोडियम। देखो दोस्तों, रक्त के जमाव के लिए अपने को 13 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, 13 कारकों की आवश्यकता पड़ती है। इन 13 कारकों में से एक तत्व है और उस तत्व का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम रुधिर के थक्के को कठोर बनाता है। हम देखते हैं कि जब खून जमना शुरू होता है तब वो चिपचिपा होता है, पहले गाढ़ा होता है, फिर धीरे धीरे कठोर होता है। जैसे जैसे रुधिर का थक्का कठोर होता है ना, वैसे वैसे समझ जाओ कि उस थक्के में कैल्शियम का जमाव हो रहा है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह है, पहला ऑप्शन ए रक्त समूह, दूसरा बी रक्त समूह, तीसरा AB रक्त समूह, चौथा O रक्त समूह। दोस्तों ये 4 ही रक्त समूह होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले रक्त समूह के बारे में लैंड स्टैंडर्ड ने बताया था और इन्होंने बताया था कि एंटीजन के आधार पर रुधिर समूह या ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से ये जो O है ना, ये सबको दे सकता है, इसलिए इसको हम सर्वदाता कहते हैं। जबकि AB सबसे ले सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। तो अपना यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि AB रक्त समूह सर्वग्राही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्तदाब मापी यंत्र कौन सा है? यानी किस यंत्र के द्वारा रक्तदाब, जिसे आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में BP कहते हो, ब्लड प्रेशर बोलते हो, वो मापा जाता है? पहला ऑप्शन है फेदोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है एमीटर, चौथा है स्पिग्नोमेनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल BP कितना होता है? तो देखो दोस्तों, नॉर्मल BP होता है 120/80 mm/Hg। जो 120
है इसे आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हो, जबकि जो 80 वाला है इसे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, हमें पता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आरएच कारक की खोज किसने की। पहला ऑप्शन लैंड स्टीनर, दूसरा वीनर, तीसरा दोनों ने, चौथा दोनों ही नहीं। देखो दोस्तों, जब हमें पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो उत्तर होगा लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर अकेले ही थे जब उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। और बाद में उनके साथ एक जने और मिल गए थे जिनका नाम था विनर, यानी लैंड स्टीनर तो थे ही, साथ में और कौन जुड़ गए, विनर। और इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की, आरएच कारक की खोज की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ने मिलकर आरएच कारक की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी। देखो दोस्तों, चारों ही प्रोटीन है यहाँ, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, तीसरा फाइब्रिन, चौथा केसिन। ये देखो बी ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसे आप लिखोगे ग्लोब्यूलिन। अब पूछा क्या है, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी। देखो ये तीनों ही प्रोटीन ए, बी और सी, ये तीनों ही प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती, यानी ब्लड में पाई जाती, जबकि ये चौथा है ना कैसीन, ये चौथी दूध में पाई जाती है। अब पहले अपन बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, ये रुधिर में परासरण दाब को कंट्रोल करती है, जिसके कारण पदार्थों का आवागमन होता है। जबकि दूसरी है ग्लोब्यूलिन, ये WBC के लिए आवश्यक एंटीबॉडी बनाती है, अपन बात कर चुके हैं। तीसरी है फाइब्रिन। देखो फाइब्रिन प्रोटीन में फाइबर शब्द दिख रहा आपको, और फाइबर का मतलब होता है रेसे। रुधिर का जब थक्का बनता है ना, तब सबसे पहले ये फाइब्रिन प्रोटीन ही आडी टेढ़ी रेसों के रूप में जमा होती है इस प्रकार से। उसके बाद इसमें कोशिकाएं पचना शुरू होती है इस प्रकार से, और रुधिर का थक्का बनता है। तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन होगी ना, वो कौन सी होगी, फाइब्रिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फाइब्रिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। पहला ऑप्शन आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, चौथा सभी। देखो दोस्तों, इन तीनों के अंदर ही कोशिका विभाजन नहीं होता है। इन तीनों के अंदर ही कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण हम इन तीनों को पूर्ण कोशिका नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि अपूर्ण कोशिका है, इसलिए इनके उच्चारण में या इनके नाम में हम कोशिका की जगह शब्द काम में लेते हैं कणिका। जैसे आरबीसी को हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका, इस प्रकार से। तो इन तीनों में ही कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण हम इन्हें क्या मानते हैं, कणिका मानते हैं। साथ में ध्यान रखना दोस्तों, इन कोशिकाओं के अलावा भी कुछ कोशिकाएं और है, जैसे मस्तिष्क की कोशिका, इसमें भी विभाजन नहीं होता है। आँख में जो लेंस पाया जाता है उसकी कोशिका में भी विभाजन नहीं होता है। वर्धावस्था में हृदय की कोशिका में भी विभाजन नहीं होता है। तो कुछ कोशिकाएं और भी है जिनमें सामान्यतः विभाजन नहीं होता है, जैसे अंडाणु, इसमें भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। शुक्राणु, ये भी एक ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। पहला ऊंट, दूसरा लामा, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन है दोनों नहीं। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं स्तनधारियों की आरबीसी की। जो स्तनधारी है उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। परंतु कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जैसे ऊंट, लामा, जिराफ, ये जीव ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऊंट एवं लामा दोनों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में सहायक है विटामिन के, दूसरा कैल्शियम आयन, तीसरा प्लेटलेट्स, चौथा सभी। मैंने अभी बताया था आपको कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए 13 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 13 कारक की आवश्यकता होती है। उनमें से अपन बात कर चुके हैं कि ये जो कैल्शियम है ये रुधिर के थक्के को कठोर बनाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें पता है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स भी चाहिए, तो ये दो तो हो गए। तीसरा ऑप्शन है विटामिन के, बिल्कुल ये भी आवश्यक है फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये तीनों ही रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हिपेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन हीमेटोलॉजी, तीसरा ऑप्शन एंजियोलॉजी, चौथा ऑप्शन कार्डियोलॉजी। देखो दोस्तों, आप कहीं भी हीम शब्द पढ़ो, हीम का मतलब होता है रक्त। आप कहीं भी हिपेट शब्द पढ़ो, हिपेट का मतलब होता है यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर बोलते हो। ऐसे ही आप कहीं भी एंजियो शब्द पढ़ो, एंजियो का मतलब होता है रुधिर परिसंचरण या रुधिर वाहिनियाँ, एग्जैक्ट अर्थ होगा रुधिर वाहिनियाँ। ऐसे ही आप कहीं भी कार्डियो शब्द पढ़ो तो कार्डियो का मतलब होगा हृदय। तो और एक शब्द आप पढ़ते हो लॉजी, जो लोगस शब्द से बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ होता है अध्ययन। अब पूछा क्या है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में आप गौर से देखो, हिपेट शब्द दिख रहा है आपको, हिपेट शब्द दिख रहा है। अब हिपेट का मतलब होता है यकृत, तो यहाँ हिपेटोलॉजी हो जाएगा यकृत का अध्ययन, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन छोड़ दो एक बार, तीसरा ऑप्शन देखो एनजीओ, एनजीओ का मतलब रुधिर वाहिनी, लॉजी का मतलब अध्ययन, रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, इसका मतलब हम किसका अध्ययन करेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र का। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। कार्डियो का मतलब हृदय होता है, तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। बच गया हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में आपको हीम शब्द दिख रहा है, हेमेट शब्द दिख रहा है, इसका मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी।